Hello students, today we are going to start our discussion about the chapter 3 of class 12, that is electrochemistry. Candidates, this chapter is one of the most typical as well as scoring chapters. और देखिए टिपिकल या डिफिकल्ट और इजी जैसे शब्द प्रयोग करना हम साइंस के स्टूडेंट्स को शोभा नहीं देता, because anything if you know how to do it it is easy, if you don't know how to do it it is difficult. अगर आपको पता है कैसे करना है तो रॉकेट बनाना इजी है, और आपको नहीं पता है कैसे करना है तो चाय बनाना डिफिकल्ट है. ओके, सो लाइक इन एनी अदर चैप्टर, इसके पहले की वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे, वहां पर हम लोग एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड डिकोड करके ही पढ़ाई करते हैं. इन द वेरी सिमिलर वे विल डू दिस चैप्टर एज वेल. एंड उसके साथ में ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनसे भी, जो मेरे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनसे भी, और जो भी ये सिर्फ वीडियोस देख करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी, आप सभी लोग लेक्चर्स लेने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें. मिनिमम आपको एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एट फिंगर टिप, इतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लेने हैं. ये सारी बुक्स गूगल पे फ्री में अवेलेबल है अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं करते हैं इन बुक्स को तो. ठीक है, सो नाउ लेट मी बिगिन विद दिस चैप्टर. एंड यस, इन बुक्स में से मेरा किसी से कमीशन नहीं है. ऑलराइट, सो आइए अपनी बात शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उम्मीद करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी पूरा ध्यान यहीं पर अपना केंद्रित करें, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करिएगा. चैप्टर 3 electrochemistry, right? What does this term mean, electrochemistry? सबसे पहले तो हमें चैप्टर का नेम समझ लेना चाहिए. तो जैसा कि नेम ये सजेस्ट कर रहा है, it is something related to electricity as well as chemistry. Okay, and with a course of introductory part, right, we will see. Look students, yeah, chemical reactions. Chemical reactions can be used to produce electrical energy. आप लोग अपने घरों में बैटरी में देखते हैं, इन्वर्टर में, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी रखी हुई होती है, राइट? What is that doing? जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की अनअवेलेबिलिटी होती है उस समय, राइट, जब सप्लाई लाइन से पावर कट हो जाता है उस समय तो आपके घर का वो बैटरी ही बेसिक पावर कंजप्शन को संभाल करके रखता है, राइट? यानी वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, राइट? थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 के नॉलेज से आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. वन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस जो स्वयं फीजिबल होती हैं, स्पॉन्टेनियस, एंड अदर आर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस में उस कैटेगरी की रिएक्शंस थी जिनके होने से नेट स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, और अगर कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है तो उस प्रोसेस को पैसिवली नहीं कराया जा सकता. पैसिवली प्रोसेस होने का मतलब जिसमें एनर्जी ना खर्च हो. ओके, तो यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की रिएक्शंस को कराने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है. दैट एक्सटर्नल एनर्जी कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हम उन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं. दैट एनर्जी कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रेडिएशन, जिनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस के फॉर्म नाम से जानते हैं. एंड दैट एनर्जी कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई एम सॉरी, मैं अपने को पिन करना भूल गया था स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं. या दैट एनर्जी कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जब आप
किसी रिएक्शन को कैरी करा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। वैसी रिएक्शंस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करके पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करें और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैसे करवाएं। प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, फिर समझिए। मैंने आपको बताया कि दो तरीके की रिएक्शन है। एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस। कैंडिडेट्स, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जो रिएक्शन होने पर ओवरऑल स्टेबिलिटी मिल रही है। स्टेबिलिटी का मतलब A plus B gives C plus D plus energy। ओके, यहां पर इससे हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि जो रिएक्टेंट्स का एनर्जी है उसमें प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल डाउन है। काइनेटिक्स में एक ग्राफ हम लोग बार-बार देखते हैं, राइट? Such reaction is a spontaneous reaction. What is that? यहां पर हम ये रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल है, ये प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल है। हमने जो पीछे हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली थी A plus B gives C plus D plus energy, तो मान लेते हैं कि ये रिएक्टेंट्स A plus B हैं और प्रोडक्ट हमारा C plus D है, राइट? तो ये जो एनर्जी गैप है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच की एनर्जी, दिस इज डेल्टा, डेल्टा एच करके प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है? सो बात समझ आ रही है? ये एनर्जी डिफरेंस ही रिलीज होता है, इसी एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। अच्छा, ये मैंने क्या कहा हुआ है? एक्चुअल में हम लोग काइनेटिक्स में देखेंगे किसी भी रिएक्शन को, मान लीजिए आमतौर पर रखे हुए रिएक्टेंट्स हैं, वो ऐसे ही थोड़ा रिएक्शन करने लगेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, राइट? तो जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसको ब्रेक होने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी को अटेन करना पड़ता है। वो सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी कहां से मिलेगा? उसको हमें देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा, दैट मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ अ रिएक्शन, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ऑलरेडी जो एनर्जी अवेलेबल है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, उससे थ्रेशोल्ड एनर्जी में जाने में जो एनर्जी गैप है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कॉन्सेप्ट काइनेटिक्स में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है? बट आपको ये समझ आना चाहिए कि ठीक, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें रिएक्टेंट का एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट का एनर्जी लो है, और नेट उस प्रोसेस में ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, सम एनर्जी इज रिलीज्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, ऑलराइट? अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं। ओके, यानी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम रिलीज हुई एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना, और एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए आप, ये प्रोडक्ट मतलब रिवर्स रिएक्शन इसका, तो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ये हो जाएगा, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये हो जाएगा। उस कंडीशन में इस रिएक्शन को कराने के लिए एक एक्सटर्नल कंटीन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं, जिसको यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके कैसे कराया जा सकता है, राइट? तो ओवरऑल हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी कुछ इस तरह से चलती रहेगी कि spontaneous process से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन,
एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराना, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर के कराना। ये दो चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ let's begin and see the text. Electrochemistry, it is the study of production of electrical energy released during a spontaneous chemical reaction. यही बात हुई अभी हमारी। And the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation, chemical processes, chemical reactions. Okay, please highlight this. Right. The subject of importance, both the subject is of importance for both theoretical as well as for practical. Right. Theoretical and practical considerations. A large number of metals like sodium hydroxide, a large number of metals, sodium hydroxide, chlorine, fluorine, many other chemicals are produced by electrochemical methods. Class 10th में आप लोगों को हमने electrolysis of water, electrolysis of brine में आपको याद होगा NaCl का आपने किया था, तो NaOH उसमें इलेक्ट्रोलाइट में बन रहा था। कैथोड पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी और एनोड पर क्लोरीन रिलीज हो रहा था। फाइन, आगे जाकर के हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl फॉर्म कर रहे थे। ओके, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें और डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बैटरीज, जितनी भी बैटरीज हैं, आप समझिए कितनी बड़ी स्केल पे आज बैटरीज का नीड है हमें, राइट। और आने वाले समय में तो और ज्यादा ये रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। 2019 का नोबेल प्राइज भी लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जॉन ई गुडइनफ को दिया गया था, राइट। जितना सोलर एनर्जी को हमें कंज्यूम करना है, बैटरी में स्टोर करना है। जितने ये ई बाइक्स या ई कार्स बनाए जा रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें केमिकल्स की एनर्जी यूज करनी पड़ती है, केमिकल्स का यूज करना पड़ता है। ओके, बैटरीज का यूज करना पड़ता है। फ्यूल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्यूल सेल्स। आज की हाइड्रोजन इकोनॉमी में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस। बहुत सारे डिवाइसेस में हम बैटरीज का और फ्यूल सेल्स का यूज कर रहे हैं। The reactions carried out electrochemically can be energy efficient and less polluting. ये प्रोसेसेस या आमतौर पर दूसरे किसी भी प्रोसेस से लेस पॉल्यूटिंग पाए गए हैं। ओके, the reactions carried out electrochemically can be energy efficient and less polluting. Let's move on. Therefore, the study of electrochemistry important हो जाती है for creating new technologies that are eco-friendly. Okay, साइंसेस का मेन उद्देश्य क्या है? What is the whole sole use of studying sciences? हम साइंसेस क्यों पढ़ रहे हैं? To make a difficult process easy, to make a more polluting process less polluting, or if possible zero polluting. Okay, लगातार सतत सत्य की खोज, a continuous discovery of truth, a continuous search of truth. Okay, or the most efficient, that is science. Okay, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लगातार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से लेस पॉल्यूटिंग प्रोसेसेस के लिए इसकी स्टडी करेंगे। Between the cells are known to have electrochemical origin. Yeah, the transmission of sensory signals through cells to brain and vice versa, and communication between the cells are known to have electrochemical origin.
Electrochemistry is therefore a very vast and interdisciplinary subject. Yeah, let me tell you what does interdisciplinary mean. बेटा डिसिप्लिन किसी एक सब्जेक्ट को बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी होने का मतलब होता है जो दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर करता हो। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसका लेना देना फिजिक्स से भी है, इसका लेना देना केमिस्ट्री से भी है या सॉरी। और अगर आप इसे किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल पेसमेकर एक डिवाइस होता है जो हमारा हार्ट का ऐसे नोड गड़बड़ करने पर पेसमेकर का यूज किया जाता है, ओके, जो कि हार्ट की पंपिंग को मेंटेन करता है। और वहां पर भी हम काफी इफिशिएंट बैटरीज का यूज करते हैं बिकॉज एवरी टाइम पेशेंट कैन नॉट गो फॉर ऑपरेशंस, राइट। Let's move forward. We will cover only some of the important elementary aspects. आइए देखें जरा, पहली बात आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। We have to study here. बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है? अच्छा अभी थोड़ा सा रुकते हैं। क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर्स पढ़ते समय आपने डैनियल सेल पढ़े हैं? नहीं पढ़े? तो दिस सेल कन्वर्ट्स, डैनियल सेल में क्या होता था, एक जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट का आमतौर पर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन ले लेते थे, यहाँ पर कॉपर 2+ आयंस की बात की गई है जो एक्वस स्टेट में है, के कांटेक्ट में रहते हुए कन्वर्जन हो जाता था। जिंक सॉलिड से सॉल्यूशन के जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता था और कॉपर अलग हो जाता था इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। फिक्स कंसंट्रेशंस पे वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता था इस पर्टिकुलर सेल के लिए, जिसमें एक तरफ आपने जिंक रखा हुआ है, ओके, और दूसरी तरफ कॉपर है, और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है। सॉल्ट ब्रिज का काम सिर्फ और सिर्फ सर्किट कंप्लीट करना होता है, राइट। आमतौर पर ये अगार के साथ केसीएल टाइप के किसी इलेक्ट्रोलाइट को फिक्स फिल करके रख दिया जाता है। इतना क्लियर हो रहा है? यहाँ पर कॉपर सॉल्यूशन से सॉलिडिफाई होगा और जिंक सॉल्यूशन में जम करेगा अपने आप से, एक्वस फॉर्म में जिंक आ रहा है। When, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, क्यों? क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखिए दिस इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आप आमतौर पर एक ग्लास में या एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख लें और उसमें जिंक का रॉड डाल दें तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। यानी द प्रोसेस इज फिजिबल, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है डैनियल सेल, जहां पर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। बढ़िया। नाउ to electrical energy and has an electrical potential equal to 1.1 volt when concentration of Zn2+ and Cu2+ ion is unity 1 mole per decimeter cube। 1 mole per decimeter cube यानी सिंपल दोनों की मोलैरिटी 1 रख लीजिए आप, ओके। उनके सॉल्यूशंस में उस समय पोटेंशियल डिफरेंस इस प्रोसेस का कितना निकल रहा है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई एम सॉरी वोल्ट। Such a device is called galvanic cell or voltaic cell। ऐसी डिवाइस को ही हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं, राइट। जहां पर एक स्पॉन्टेनियस एनर्जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप समझिए सेम प्रोसेस। इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, आप बाहर से इसमें अपोजिट पोटेंशियल लगा दीजिए 1.1 वोल्ट से ज्यादा। क्यों? 1.1 वोल्ट तो इस प्रोसेस से जनरेट हो रहा है। अगर आप उससे ज्यादा पोटेंशियल जनरेट कर दें
तो क्या होगा, बाहर से पोटेंशियल दे दे 1.1 वोल्ट से ज्यादा, इन दैट केस जिंक जो स्पॉन्टेनियसली जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस में जा रहा था, और कॉपर स्पॉन्टेनियसली कॉपर एक्वस से कॉपर सॉलिड में जा रहा था, इसका रिवर्स होने लगेगा, रिएक्शन उल्टा हो जाएगी, जिंक सॉलिडिफाई होने लगेगा और कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में जंप करने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ Cu2+ आयंस, राइट। ऐसी सेल्स को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या हैं, जिनमें एक एक्सटर्नल पोटेंशियल की हेल्प से या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है। सो इफ an external potential is applied and increase slowly, we find that the reaction continues to take place till the opposing potential reaches 1.1 volt. ये रिएक्शन आमतौर पर तो वैसे होती रहेगी, कब तक, जब तक हम 1.1 वोल्ट के ऊपर नहीं जाते। जैसे हम इसको एक्सीड करेंगे, the reaction stops altogether at 1.1, करंट का फ्लो रुक जाएगा, any further increase in the external potential again starts the reaction, मगर in opposite direction, right? और इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इस तरीके की सेल्स को इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है बेटा, इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। या टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। बोथ टाइप ऑफ सेल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। Yeah, and we shall study some of their salient features in the following phases. इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर हम लोगों ने 3 टर्म सीखे हैं, 2 टर्म स्पेशली, एक हमारा गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, दोनों एक ही बात है। और दूसरा यस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में द एनर्जी ऑफ a spontaneous reaction is converted into electrical energy और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used to carry out a non-spontaneous chemical reaction process, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, एक बार इन डायग्राम्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें ये देखिए आप, जिंक का एक इलेक्ट्रोड है, इसको एनोड बनाया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, इसमें जिंक सल्फेट का 1 m सॉल्यूशन है,
और इधर कॉपर सल्फेट का 1m सॉल्यूशन है, कॉपर का पॉजिटिव यानी कैथोड बनाया हुआ है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉरी डैनियल आई मीन गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेइक सेल है, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है। 1.1 वोल्ट से कम होने का मतलब कि 1.1 वोल्ट तो ये प्रोसेस खुद से जनरेट कर रहा था, राइट? यानी कौन सा प्रोसेस? जिसमें जिंक सॉलिड एंड कॉपर एक्वस, कॉपर 2+ एक्वस getting converted into Zn2+ aqueous plus copper solid। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? सो यहाँ पर 1.1 वोल्ट से कम है, यानी ये प्रोसेस ऐसे ही हो रहा होगा, जिंक की रॉड से Zn2+ के फॉर्म में आयंस गिर रहे हैं और कॉपर वाले सॉल्यूशन में Cu2+ आयंस लगातार कैथोड पर अभी भी जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहे हैं इससे। हालांकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है, मगर आपने पोटेंशियल देख रहे हैं 1.1 से कम है, इसलिए अभी इसके पास जो पोटेंशियल है उसके पोटेंशियल से कम है और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Cu+ आयन के फॉर्म में फिक्स हो रहा होगा। देन कम्स द सेकंड कंडीशन। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन 1.1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ, हेंस करंट फ्लोस फ्रॉम कॉपर टू जिंक। जिंक डिसॉल्व हो रहा है एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट हो रहा है एट कैथोड। दैट इज इट। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सटर्नल को इक्वल कर दिया 1.1 वोल्ट के, at that time there is no net flow of electrical current, right? क्यों? क्योंकि 1.1 वोल्ट इंटरनल था, 1.1 वोल्ट आपने एक्सटर्नल दे दिया, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर किसी भी तरीके का फ्लो, किसी भी तरीके का प्रोसेस होना रुक जाएगा। See, when external potential difference is 1.1 volt, no flow of electrons or current is taking place and no chemical reaction is brought about. Now comes the third condition. Yes, this time potential difference is greater than this time potential difference is greater than 1.1 volt। सेम डैनियल सेल में जिंक और कॉपर का रॉड आपने लिया हुआ है, ओके? जिंक और कॉपर के एक्वस सॉल्यूशंस में यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है 1m कंसंट्रेशन वाला। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आगे इस चैप्टर में आपको बताऊंगा, एक्चुअली दिस इज नॉट द टर्म कंसंट्रेशन व्हिच इज टू बी यूज्ड हियर। यहाँ पर हमें एक्टिविटी यूज करना चाहिए, राइट? मतलब इतना मोल ऑफ CuSO4 एक्टिव फॉर्म में यानी आयंस के फॉर्म में पड़ा होना चाहिए पर लीटर, ठीक है? तो विल सी इट लेटर। अभी आप परेशान ना हो, अभी आप कंसंट्रेशन पर एक्टिविटी मान लीजिए। यस, जिंक सल्फेट का 1m सॉल्यूशन ये वाला है और वहां पर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की तरफ से जिंक की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, राइट? यानी अभी तक क्या हो रहा था? कॉपर का सॉलिडिफिकेशन हो रहा था और अब जिंक का सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाएगा, राइट? यानी जिंक is deposited at the zinc electrode and copper starts dissolving at the copper electrode. All right? इस बात को आप लोग ध्यान में रखें और आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट अब जनरेट नहीं होगा। ये देखिए यहां पर एनसीईआरटी ने नोटिफाई किया हुआ है
that strictly speaking activity should be used instead of concentration. उसकी एक्टिविटी 1m होनी चाहिए, राइट? और एक्टिविटी का मतलब यही है कि आमतौर पर मान लीजिए हमने 1m सॉल्यूट डाल दिया हुआ है, मगर सारा का सारा 1m सॉल्यूट एक्टिव नहीं है, वो आयंस के फॉर्म में, मूवेबल आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। और अगर ऐसा सारा का सारा डिसोसिएट नहीं हुआ है, 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में एक्टिविटी इसकी कम मानी जाएगी, राइट? इसलिए बोला गया है कि 1m एक्टिविटी आप लेकर के चले इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। मगर एक्टिविटी मेजर करने का कोई थ्योरेटिकल प्रोसेस नहीं होता है, राइट? सो टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर एट सच लोअर लेवल, राइट, एट द स्टैंडर्ड ऑफ +2 दैट इज क्लास 12, वहां पर हम लोग कंसंट्रेशन को ही एक्टिविटी मान के काम करते हैं, ठीक है? बाकी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिविटी। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर आप काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें तो फिर एक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू द व्हाट, देन एक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू द concentration. Okay, you will study about this in greater detail in higher classes. तो अभी आपको ये बात समझ लेनी है कि आपको कंसंट्रेशन और एक्टिविटी आपके लिए एक बात है। हालांकि अगर कभी इस पे assertion reason टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और एक्टिविटी का मतलब होता है कि कितने फ्री आयंस, कितने एक्टिव आयंस प्रेजेंट है, राइट? अगर कोई सॉल्यूट 100% डिसोसिएशन कर रहा है, जो कि कोई नहीं करता है, 100% इज नथिंग, ओके? तो मगर हम मान के चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन करते हैं, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएशन हो जाता है, ओके, ज्यादा सॉल्वेंट अवेलेबिलिटी होने की वजह से। तो दिस इज इट फॉर टुडेस क्लास स्टूडेंट्स। हमें लगता है कि हमें आज का लेक्चर स्टॉप करना है यहाँ पर, और सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे इसके आगे की जर्नी में कि एक बार फिर से इन चीजों को आप डिस्कस करके रखिएगा। तो क्लास 11 की बुक में डैनियल्सन में डिस्कस किया गया है रेडॉक्स चैप्टर, मैं चाहता हूं आप लोग स्टडी करके आए, रिवाइज करके आए अपना क्लास 11 का। अगले लेक्चर में हाफ सर्कल्स, रेडॉक्स कपल्स वगैरह के बारे में, और फिर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसी चीजों के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट सेल्फ पोटेंशियल, और फिर हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ आगे चलेंगे, ठीक है? टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू।